Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harmaninder Singh and today we are going to discuss environment current affairs. तो लास्ट कुछ दिनों में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. तो फर्स्ट न्यूज़ इज गुजरात पीपीपी प्रोजेक्ट इन लेपर्ड रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन. सो गुजरात में क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने वाली है. एंड अंडर दिस प्रोजेक्ट 12 लेपर्ड्स हैव बीन ट्रांसफर टू द रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर इन जामनगर. तो वहाँ पे इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है. और दूसरी बात इसमें ये है, दिस प्रोजेक्ट is undertaken due to the human animal conflict because most of the cases में क्या होता है कि जब human animal conflict होता है तो animal को मार दिया जाता है. तो due to that particular reason इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है. अब इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो इसमें जो प्राइवेट एंटिटी है वो है रिलायंस कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो उनके साथ ही हो रहा है. और जो ट्रांसफ़र ऑफ एनिमल्स हैं यानी कि जो 12 हमारे पास लेपर्ड्स हैं उनको सकरबॉग जोलॉजिकल पार्क इन जूनागढ़ से कहाँ पर शिफ्ट किया गया है, टू द ग्रीन जोलॉजिकल रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन किंगडम लोकेटेड इन जामनगर. तो वहाँ पर इनको शिफ्ट कर दिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो टाइगर हैबिटेट है उसकी विसिनिटी, इट मीन्स अराउंड दैट पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पर भी जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है काफ़ी बढ़ रही है. तो अप्रॉक्स 8,000 लेपर्ड्स आर इन द विसिनिटी ऑफ द टाइगर हैबिटेट. और लास्ट जो लेपर्ड सेंसस हुआ था इट वाज कंडक्टेड इन 2014 एंड आफ्टर दैट according to that particular census the population of leopard in India is approx 12,000 to 14,000. तो इतनी इसकी जो पॉपुलेशन है इंडिया में है. अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो इनको जो कंजर्व किया गया है, प्रोटेक्शन मिली हुई है, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इनको मेंशन किया गया है. और उसका मीनिंग ये है कि उसमें 6 शेड्यूल्स हैं जो मेन है. तो शेड्यूल 1 और 2 के अंडर जो एनिमल्स हैं उनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी गई है. अगर वहाँ पर उनकी हंटिंग होती है तो उनके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है. अगर हम बात करते हैं 3 एंड 4 शेड्यूल की, उनके अंडर भी एनिमल्स को मेंशन किया गया है, लेकिन उनके लिए जो पनिशमेंट है वो इतनी हार्श नहीं है, यानी कि प्रोटेक्शन उतनी लेवल की नहीं है. शेड्यूल 5 जो है उसमें वर्मिन कैटेगरी है, यानी कि जिनकी जो पॉपुलेशन है एनिमल्स की बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कॉमन क्रो है, फ्रूट बैट्स हैं, माइस हैं, रैट्स हैं. तो अगर उनको फ्री हंटिंग है उनको कोई मार दिया जाता है तो कोई इतना इशू नहीं है. इसी तरह शेड्यूल 6 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, उनके अंडर जो एंडेमिक प्लांट्स हैं उनकी प्लांटिंग कल्टीवेशन जो है उसको प्रोहिबिट किया गया है. तो इस तरीके से अब इनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी गई है. तो अब यहाँ पर दे आर इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स. ठीक है. तो साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज. तो इसके भी अपेंडिक्स 1 में इसको मेंशन किया गया है. और जो इसको स्टेटस है वल्नरेबिलिटी के बेसिस पे इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है. जैसे उसमें एक्सट्रीमली थ्रेटन भी होते हैं, ठीक है, कुछ कैटेगरीज बनी होती हैं. ओके. तो उस तरीके से यहाँ पर वल्नरेबल इनकी कैटेगरी है. ठीक है. तो ये पॉइंट हो गया. उसके बाद जो हमारे पास क्या है कि अगर हम इसके कंटेक्स्ट में और चीज़ें देखें तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी कंडक्टेड बाय द ट्रैफिक. ठीक है. तो ये ट्रैफिक क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ द फ्लोरा एंड फौना इन द कॉमर्स. ठीक है. तो इसकी जो टोटल जो डाटा है वो ये कंसीडर करती है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन अराउंड 747 लेपर्ड्स डाइड बिटवीन 2015 टू 2019. इट इज़ अ बिग नंबर. ठीक है. तो उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम लेपर्ड्स की बात करें, दीज आर द नॉक्टर्नल एनिमल्स, यानी कि जो रात को हंटिंग करते हैं. ठीक है. और दूसरा है स्टडी कंडक्टेड बाय द सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज एंड द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट. तो ये क्या कहते हैं, पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड बाय 75% टू 90%. बहुत नंबर इनका डिक्रीज हुआ है और इसलिए इनकी जो कंजर्वेशन, जो प्रोटेक्शन, जो पर्पस है उसको मेन समझते हुए गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है, जो टॉपिक है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेज इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल. तो ये पोर्टल जो है वो स्टार्ट किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर जी रिसेंटली लॉन्च द इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल. तो इसको शुरू किया गया है जहां पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के जितने भी एक्शंस हैं, उन जो मिटिगेशन पर
एक्शन चल रहे हैं, एडेप्टेशन एक्शन चल रहे हैं, उन सभी के बारे में जो कंप्लीट नॉलेज है वो आपको इस पोर्टल से मिल सकता है। ठीक है, अब आगे क्या है, दिस पोर्टल विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एट बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, कि जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो कैसे काम कर रही हैं, हाउ दे आर कोलैबोरेटिंग विद द प्राइवेट एंटिटीज, एनजीओज के साथ कैसे काम हो रहा है, तो सभी चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन सोर्स बन जाएगा एक कॉमन मैन के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो मिनिस्टर सेड दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड इट्स प्री-2020 क्लाइमेट एक्शन टारगेट। सो इंडिया जो है अचीव कर भी रहा है और काफ़ी जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर चुका है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। सो अगर हम पोर्टल की और बात करें, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एक्शंस taken by the government and it provides information about the implementation of these actions। तो उनकी जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं उसके बारे में भी ये बताएंगे। एंड द मेजर कंपोनेंट्स जो हैं, 8 कंपोनेंट्स आर देयर ऑफ द पोर्टल, लाइक क्लाइमेट प्रोफाइल ऑफ इंडिया, इंडियाज एनडीसी गोल्स। एनडीसी गोल्स क्या होता है, नेशनली डिटर्मिन्ड contributions, then is national policy framework, adaptation action, bilateral and multilateral cooperation, report and publication, mitigation actions, international climate negotiation। तो इन सभी कंटेक्स्ट में जो ये पोर्टल है ये बताएगा कि गवर्नमेंट जो है इस डायरेक्शन में क्या स्टेप्स ले रही है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ओनली G20 कंट्री टू अचीव 2C टारगेट। व्हाट इज 2C? दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है देखते हैं इसमें, इंडिया इज द ओनली G20 कंट्री दैट इज ऑन ट्रैक टू मीट द 2015 पेरिस एग्रीमेंट। तो ये टारगेट क्या था कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है, ठीक है, तो टेम्परेचर का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, उससे कम रखना है टिल 2100, यानी कि जो ये ईयर है इसको हमने माना है एक टारगेट माना है, उससे पहले हमने इस इंक्रीज नहीं होने देना है। लेकिन जो इंडिया है उसका जो टारगेट है इससे पहले इसको सेट किया गया था 1.5 डिग्री सेल्सियस अंडर द पेरिस एग्रीमेंट साइंड इन 2015, लेकिन इसको 2 डिग्री बताया जा रहा है अब, कि अगर हम 2 डिग्री से भी अगर हम कम अचीव कर लें तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो बहुत स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। बट इंडिया इज एमिंग टू अचीव द 1.5 डिग्री पाथवे, कि हमें इतने जो है स्टेप्स लेने चाहिए कि हम उसको 1.5 डिग्री पर ही उसे स्टॉप कर सकें। सो नेशनली डिटर्मिन्ड अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें बाय इंडिया, तो ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय अबाउट 1/3 बाय 2030। सो व्हाट इज emission intensity of GDP? It is the ratio of the greenhouse gases emission to the gross domestic product। तो हम उसको emission intensity और GDP कह देते हैं। So to achieve 40% of the installed capacity of electricity from non-fossil fuel sources, यानी कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ करके, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी है तो 40% हम रिन्यूएबल सोर्सेज से ही अचीव करेंगे। एंड थर्ड वन इज टू अचीव एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन सिंक हमने पहले भी डिस्कस किया था एक बार कि ये कोई नेचुरल फॉरेस्ट हो सकता है, ओशन हो सकता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसको एब्जॉर्ब करता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इट मीन्स ये किस डायरेक्शन में हम बात करें, हम एफॉरेस्टेशन की बात करें कि हम इतना फॉरेस्ट यहाँ पर एस्टेब्लिश करें, क्रिएट करें 2030 से पहले कि वो 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके, उसके लिए कार्बन सिंक का काम कर सके। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, the rate of increase in pollution levels in southern and eastern parts of India is far greater than Indo-Gangetic Plain। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो 1974 में ये एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द वाटर एक्ट 1974। तो it has also found that air pollution in rural areas has increased considerably as compared to the urban India। तो पहले तो बात ऐसे हो रही थी कि भाई जो ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा हैं अर्बन एरियाज में, वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो जो मेनली पोल्यूशन है दैट इज़ क्रिएटेड बाय द अर्बन एरियाज। बट नाउ according to this report it has been established that in rural areas also pollution is increasing
ऑन ए रैपिड पेस, ठीक है। तो नेक्स्ट इज अबाउट द स्टडी, अगर हम बात करें, jointly carried by IIT Delhi and CPCB and analyzed data from 2000 to 2019. So conducted on the basis of satellite data and spatial mapping of pollution will be vital for the government to form फ्यूचर पॉलिसी। तो ये जो सारा डाटा है ये किस में हेल्प करेगा, हमें फ्यूचर पॉलिसीज़ को बनाने में हेल्प करेगा कि कहाँ पर हमने कौन से स्टेप्स लेने हैं, कहाँ पर हमें जो मिटिगेशन जो प्रोसेस है उसको कैसे हमने स्टार्ट करना है। सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है इसके अंडर ये सभी स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं, स्टडी हुई है। सो फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास फैक्ट्स, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ PM 2.5 जो पर्टिकुलर मैटर 2.5 over eastern and southern India is more than 1.6% per year during this period and less than 1.2 only in इंडो-गंगेटिक प्लेन, यानी कि जो इंडो-गंगेटिक प्लेन एरिया से भी ज़्यादा वहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, PM 2.5 आर फाइन इनहेलेबल पार्टिकल्स विद डायमीटर दैट आर जनरली 2.5 माइक्रोमीटर एंड स्मॉलर। 2.5 माइक्रोमीटर से जो स्मॉलर पर्टिकुलर मैटर है जिसको हम इनहेल कर सकते हैं, तो ये उसकी बात हो रही है। तो मेजर पोल्यूटेंट है जो अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा जो हार्मफुल नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। So as of 2019, 99.5% of the districts in India did not meet the World Health Organization air quality guidelines of 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये जो एयर क्वालिटी है इसको हम अचीव नहीं कर पाए हैं इन 2019। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो जो ईस्टर्न इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया में जो सबसे जो खराब कंडीशन है एयर क्वालिटी की, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, तो विच हैव रिपोर्टेड अमंग द हाईएस्ट इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया। तो दिस इज ड्यू टू द माइनिंग एक्टिविटीज़। अब वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एंड थर्मल कोल पावर प्लांट जो हैं उनका नंबर भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो उनकी वजह से वहाँ पर जो पोल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा है। तो हाई अर्बनाइजेशन इन साउथ इंडियन सिटीज सच एज बेंगलुरु एंड हैदराबाद हैज़ लेड टू द इंक्रीज एमिशंस। तो इसलिए सदर्न इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा जो है एमिशंस हो रही हैं। तो अनफेवरेबल मीटेरियोलॉजिकल कंडीशंस इन ईस्टर्न एंड पेनिनसुलर इंडिया अलॉन्ग विद इंक्रीज इन एमिशंस। सो इनकी वजह से यहाँ पर जो पर्टिकुलर मैटर 2.5 है उसके जो कंसनट्रेशन है काफ़ी इंक्रीज हो रही है, तो यही उस स्टडी में बताया गया है। ओके, सो अर्बन रूरल डिवाइड की अगर हम बात करें तो PM25 लेवल्स इन दिल्ली हैज़ इंक्रीज बाय 10.9% between 2001 to 2015 and during the same period तो रूरल इंडिया में अगर हम बात करें तो 11.9% जो है उनका इंक्रीज हुआ है। तो स्टेडी एयर पोल्यूशन राइज इन रूरल एरियाज। अब वहाँ पर इसका राइज इसलिए है कि जो डोमेस्टिक फ्यूल है वहाँ पर वुड या काऊ डंग जो है उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, सॉलिड फ्यूल का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से काफ़ी एयर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो पुअर एयर क्वालिटी इन इंडिया इज़ नॉट एन अर्बन सेंट्रिक प्रॉब्लम। तो ये अगर हम ब्लेम करें कि सिर्फ अर्बन एरियाज में पोल्यूशन हो रहा है तो ये कहना ज़्यादा ठीक नहीं है। ओके, सो अगर हम इसमें स्कीम्स की बात करें, स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना ओके आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज द पोल्यूशन बट देयर इज नो मैकेनिज्म टू ट्रैक इट्स प्रोग्रेस। तो इस स्कीम के अंडर अगर हम पूरा गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है कि जो पोल्यूशन को कम किया जा सके, क्योंकि जो बर्निंग ऑफ सॉलिड फ्यूल है उसको डिक्रीज हम करेंगे क्योंकि उनको जो CNG वगैरह प्रोवाइड करेंगे रूरल एरियाज़ में, लेकिन इसको जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो नहीं है। तो सिंस द हाउस होल्ड सोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन 50% टू एम्बियंट PM 2.5 in rural area, so successful implementation of this scheme is very much necessary and should arrest or even reverse the increasing trend in rural areas। ठीक है, तो ये इसमें एक पॉइंट है। तो यानी कि रूरल एरियाज़ में हमें जो ये जो सॉलिड फ्यूल है जैसे काऊ डंग है, ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है अगर हम रूरल एरियाज़ में जो पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द पन्ना टाइगर रिजर्व। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। विटनेस्ड अ रिमार्केबल ग्रोथ इन टाइगर पॉपुलेशन लास्ट ईयर। सो मध्य प्रदेश पन्ना नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। सो दिस इज अ न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो मध्य प्रदेश पन्ना नेशनल पार्क सो इसको डिक्लेयर किया गया है। दिस एडिशन टू द यूनेस्को लिस्ट विल हेल्प इन एक्सप्लोरिंग द न्यू मेजर टूवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो अगर ये स्टेटस इसको मिला है तो इससे कंजर्वेशन जो प्रोसेस है एनिमल्स का टाइगर रिजर्व में, ठीक है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। एंड दिस इज़
पन्ना टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर में। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल लोकेशन। द नंबर ऑफ टाइगर्स इंक्रीज टू 50, तो काफ़ी कंसिडरेबल इंक्रीज हुआ है फ्रॉम जीरो विच वॉज जस्ट अ डिकेड एगो। ओके, द टाइगर reintroduction project started in 2009 with 5 female and 2 male tigers from बांधवगढ़ एंड कान्हा नेशनल पार्क्स। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और रिजर्व कवर्स एन एरिया अप्रॉक्सीमेटली 542.67 स्क्वायर किलोमीटर। तो थिक डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ दिस रिजर्व नेचुरल हैबिटेट है। इन एनिमल्स के लिए इंडियन वॉल्फ है, स्लॉथ, बियर पेंगोलिन्स हैं, लेपर्ड, तो ये सभी एनिमल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इट आल्सो होम टू स्टोन कार्विंग्स दैट डेट बैक टू द नियोलिथिक एरा। तो यहाँ पर कुछ केव्स में यहाँ पर स्टोन कार्विंग्स जो हैं वो भी मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर नाउ। सो दीज वर द टॉपिक्स। सो अदर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन our next video. So till then, thank you.